our show. Today we have with us Dr. Sanjeev Gera, an expert in cardiologist. So let's welcome him. Dr. Sanjeev, welcome to our show. नमस्कार. नमस्कार। हार्ट जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और अगर हम दिल की बात करते हैं तो अगर डर आता है तो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, हम इससे आगे पीछे सारी बातें भूल जाते हैं कि क्या है ये, क्यों हो रहा है, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज रखनी चाहिए। लेकिन बस फोकस रहता है हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले जानना चाहूंगी, हार्ट की बात करते हैं तो क्या सिर्फ एक हार्ट डिजीज आती है, हार्ट अटैक, इसके अलावा कुछ नहीं होता? नहीं, एक्चुअली ये गलत धारणा है। मैं कुछ आपको फैक्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। जी। तो हार्ट अटैक डेफिनेटली एक आप ये बोल सकते हैं कि एंड इवेंट है। अल्टीमेटली आप शुरू में चाहे ब्लड प्रेशर होगा आपको, चाहे आपको शुगर रहेगी या कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा या आपका वजन ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट हार्ट होगा। बट हार्ट अटैक से पहले की बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, जिसमें एंजाइना बोलते हैं हम जिसको, कि आपको साइलेंट चेस्ट पेन चलना शुरू हो गया, आप थक रहे हैं, जल्दी काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन जो पहले चीज़ आपको नहीं होती थी, आप सीढ़ी चढ़ने पे आप जल्दी थक जाते हैं, जो सामान आप पहले उठा सकते थे वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो एंजाइना होता है। वो एंजाइना फिर आगे की इवेंट चल के हार्ट अटैक में तब्दील हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट का मोटा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से धमनियों का मोटा हो जाना, जो आर्टरीज होती है हमारी, फिर उससे बीपी हाई होता है, फिर उस सारी की सारी, चाहे बीपी हाई हो चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई हो, उसकी वजह से आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है, फिर वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक में तब्दील होता है। तो जो एक कहते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचे हार्ट अटैक हो गया, एक लेमन टर्म होती है कि हार्ट अटैक हो गया, बट कई सारी चीज़ होती है, जैसे हार्ट फेलियर हो सकता है, किसी की हार्ट की जो धड़कन की जो बीट्स होती है, बीट्स पर मिनट जैसे नॉर्मली 60 से 100 होती है, तो मान लीजिए वो 140 150 चलेगी, जिसको हम इरेदमियास बोलते हैं, हार्ट की रिदम इरेगुलर होना, तो उसको भी एक लेमैन के लिए हम बोले जाते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। बट डेफिनेटली जो हार्ट अटैक होता है, जो एक्चुअल टर्म है हार्ट अटैक की, वो हार्ट अटैक है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस की वजह से जो खून का रास्ता है, जो हार्ट की जो धमनियां हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ गई और खुद हार्ट को अपना खून नहीं मिल पाया। हार्ट एक ऑर्गन है, जैसे आपने सही कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है जो हर ऑर्गन्स को सप्लाई देता है ब्लड की। बट अगर उसकी खुद की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए तो उसको खून नहीं मिला, तो वो एरिया डेड हो जाता है। उसकी वजह से एक्सट्रीम पेन होता है, स्वेटिंग होती है, एयर हंगर होता है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बाहर जाने का मन कर रहा है। तो अल्टीमेट इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जब आप ईसीजी चेंजेस के साथ, चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में आते हैं और हम डायग्नोस करते हैं कि ये ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल है, एकोकार्डियोग्राफी की जाती है जिसको हार्ट का अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो उससे पता चलता है हमें कि ये हार्ट अटैक हो रहा है और ये अब ट्रीटमेंट चाहिए इस पेशेंट को। क्या ट्रीटमेंट है वो फिर डिफरेंट लाइंस ट्रीटमेंट की। कि कैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता होगा पर्सन टू ट्रीटमेंट के। पर्सन एक्चुअली हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट मोर और लेस एक ही होता है, अच्छा। बट यस डेफिनेटली सम इंडिकेशंस होती हैं किसमें क्या प्रेफर किया जाए। जैसे कोई 15 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा आता है तो उसके लिए इलाज थोड़ा सा अलग है, 80 साल का है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट अल्टीमेटली जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो इंटरवेंशनली होती है, वो जो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्या होती है, उसमें हम क्या ट्रीटमेंट हाँ, आगे देते अपने हैं। दर्शकों को हाँ, और बताइए। पेशेंट की प्रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को हम फोर्स करते हैं कि नहीं आपको यही चीज़ करनी है, तो पेशेंट प्रेफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट। और जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस जो हम कहते हैं कि जिससे हमें लगता है कि मरीज को इससे बहुत फायदा होता है, इस दवाई से नुकसान हो सकता है, तो हम वो उसको नंबर 1 चॉइस देते हैं, फिर नंबर 2 चॉइस देते हैं ना, ऐसे चॉइसेस होती हैं। तो वी हैव टू बेसिकली कस्टमाइज इट। ओके, ये टॉकिंग अबाउट लाइक बच्चों को भी ये चीजें, एज ग्रुप आपने बताया कि नो डिपेंड करता है कि कौन सी एज ग्रुप का हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। द थिंग इज, बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में हार्ट अटैक आना इज कॉमन? हाँ, बच्चे ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि बच्चों में हार्ट अटैक कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। लेकिन आज की जनरेशन जो है टीनेज, मैं बच्चा नहीं बोलूँगा, टीनेजर्स में देखो, जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो एक मिथ है पहले जिसको हम बोलते हैं कि जो ये हार्ट अटैक की बीमारी है ये बुढ़ापे की बीमारी है। आजकल ये नहीं है, ऐसा ये मिथ है एक। जब बच्चा पैदा होता है तो सेकंड ईयर्स की एज से, जब वो 2 साल का होता है और जब फर्स्ट डिकेड में, तो कोलेस्ट्रॉल शुरुआत हो जाती है जमना उसकी आर्टरीज पे। तो अगर हम उस पीरियड में अपना लाइफस्टाइल ख़राब रखेंगे तो उस वजह से हमें ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है उस वजह से। तो बच्चों में हार्ट अटैक कॉमन नहीं है, बट आज की डेट में अभी पिछले महीने ही हमने 3-4 केसेस देखे, स्पेशली कोरोना के टाइम में स्ट्रेस बढ़ गया है, सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमें ज़्यादा बच्चों में हार्ट अटैक्स मिल रहे हैं। बच्चे मतलब 18 साल से ऊपर के लोग हमारी इमरजेंसी में हार्ट अटैक, चेस्ट पेन के साथ आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक्स। खासकर हमारी जीवन शैली, जो जीवन शैली आजकल जो चेंज हो गई है, कोरोना में तो चलो हुआ ही, लेकिन उससे पहले भी देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कम हो गई है, इतना कॉम्पिटिटिव हमारा करियर वाइज हम इतने ओरिएंटेड हो गए कि हम अपनी हेल्थ को भूल गए।
दूसरा, सारा दिन घर से बाहर हैं, चाहे कोचिंग्स कर रहे हैं, 9वीं क्लास 8वीं क्लास से बच्चों की आईआईटी इसकी कोचिंग शुरू हो जाती है ना, हाँ। स्ट्रेस आ गया। फिर आप खाना कितना लेके जाएंगे साथ में, चलो एक एक बार का खाना लेके, फिर अल्टीमेटली बाहर खाया, कैंटीन में खाया, फ्राइड फूड खा रहे हैं। रात को भी बच्चे को खाना दिया जाए हेल्दी घर का, तो वो उसको यूजली अवॉइड करता है, पिज्ज़ाज बर्गर्स, हाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करता है जिसमें चीज़ हैं, तला हुआ चीज़ें हैं ज़्यादा। स्ट्रीट फूड है जो मिल रहा है, आसानी से बन जाता है, जो आसानी से मिल जाता है। फिर दूसरा, दो सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, और फिर मेड घर पे खाना बना रही है, हम पीछे से चेक नहीं कर रहे हो कितना फ्राइड है फूड, कितना है, तो बच्चों को फास्ट फूड भी पैक करके दिया जा रहा है, चिप्स के पैकेज्ड आइटम्स बहुत चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो वजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये तीनों चीज़ें मिलके बच्चों में हार्ट डिजीज पैदा कर रही है। और एक स्टडी हुई थी, दिल्ली के स्कूल्स की स्टडी थी, जिसमें देखा गया था कि 50% जो दिल्ली स्कूल्स के बच्चे हैं वो ओबीस हैं, ओवरवेट हैं। तो जब अल्टीमेटली ओवरवेट क्या होगा, हार्ट के ऊपर लोड डालेगा, हमारी आर्टरीज पे लोड डालेगा, उससे हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, और ब्लड प्रेशर ऊपर जाने से अल्टीमेटली हार्ट की ब्लॉकेजेस आएंगी और हार्ट अटैक होगा। तो पहले जो चीज़ हम जो हार्ट अटैक की बीमारी देखते थे या हार्ट डिजीज की बीमारी देखते थे, वो देखते थे करीब 45 साल 50 साल से, एजेस होती हाँ थी। 50 साल से ऊपर। आज की डेट में हम देख रहे हैं 30 साल का बच्चा हमारे पास आ रहा है ब्लड प्रेशर के साथ, 18 साल के बच्चे देखें ओपीडी में, 15 साल के बच्चे देखें हैं जिनको परसिस्टेंट हेडेक चल रहा है, अनडायग्नोस्ड, क्रोसिन दे रहे हैं, आईज का चेकअप करा रहे हैं, माइग्रेन बोल रहे हैं कि माइग्रेन है, बट जब बीपी देखते हैं, क्योंकि सोचता नहीं कोई कि बच्चे को बीपी हो सकता है, बट व्हेन वी चेक बीपी देन बीपी इज हाई। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है बहुत जल्दी आ रही है, फिर शुगर की बीमारी आ रही है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। शुगर की बीमारी है, मान लीजिए किसी किसी के पेरेंट्स को, किसी बच्चे के पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो चांसेस कम है, बट दो को है तो 50% चांसेस है कि उसको भी शुगर हो सकती है। तो यूजली जो जेनेटिकल जो डायबिटीज़ आती थी, जैसे तो वो आती थी 40-45 साल पे आ रही है, 55 साल पे आ रही है, आज की डेट में हम 30 साल 35 साल पे देख रहे हैं शुगर हाई होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, है ना, ये सब चीज़ें। तो वो जेनेटिक्स जो हैं, वो जेनेटिक्स का आप नहीं छुपा सकते, अगर जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी में, अगर जीन्स हमारे, हमें एक कोई जीन हमारे अंदर है जो पेरेंट्स में थी, ग्रैंड पेरेंट्स में थी, तो हम भी बहुत ही उसके लिए मतलब बहुत हमें भी चांसेस हैं बहुत कि हमें भी वो बीमारी हो सकती है। अब वो कब होगी वो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। आपने लाइफस्टाइल 15 साल से खराब कर दी तो बीमारी 25 को होगी। अगर आपने लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आपका वेट मेंटेन्ड है, आपका डाइट अच्छी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपकी डाइट में बहुत हैं, तो आपकी बीमारी 50 साल पे आएगी। वी कांट इग्नोर जीन्स, जीन्स तो आएंगी, बट हमें हमारे हाथ में, हम उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, जीन्स की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की हम अगर बात करें तो क्या हार्ट अटैक के भी चांसेस लगे? शुगर, यू सेड शुगर की जो बीमारी आती है वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू आती है, तो क्या हार्ट डिजीज की भी ये जो इश्यूज हैं वो चांसेस हैं कि जेनेटिक हो? हाँ बिल्कुल, यस। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कुछ होते या हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आता है एज, सेक्स और साथ में जेनेटिक्स। ओके। नॉन मॉडिफाइड जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो हमें एक पारंपरिक जिसको बोल सकते हैं गिफ्ट में मिली है ना, हाँ जैसे हाँ। एक बच्चा है वो अपने फादर के जैसे दिखता है या मदर के जैसे दिखता है, तो उसको वो जीन्स है उसमें, तो बीमारी के भी चांसेस है कि वो वही चीज़ बीमारी की लेगा वो। एस्थमा है जैसे, है ना, कई सारी चीज़ें जो जेनेटिकल होती हैं, तो हार्ट डिजीज भी डेफिनेटली कुछ परसेंटेज जेनेटिक्स हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जेनेटिक्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है उस बीमारी की जो जिसको बोलते हैं सिवियरिटी, वो कम हो अगर हम लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें। हो सकता है बीमारी आए लेकिन आपको मेजर हार्ट अटैक ना देखे जाए, क्योंकि आप बहुत एक्टिव थे, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आप बीपी चेक कर रहे थे, आप शुगर चेक कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम था कि आपके पेरेंट्स में बीमारी है, आपको भी चांसेस है कि हो सकता है ना, यू कैन हैव दोस ऑल डिजीजेस व्हिच योर पेरेंट्स हैव। तो उस हिसाब से अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ली है और हम डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं कि भाई मेरी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली इशू आता है अवेयरनेस अवेयरनेस का। पे। Yes. और अवेयरनेस इन्हीं डिस्कशंस और इन्हीं टॉक्स और इंटरव्यूज से आती है बेसिकली, कि लोगों में कैसे बताया जाए। तो बिल्कुल। अगर आपको मालूम है कि मेरे को इतने चांसेस हैं इस डिजीज़ के, मैं उसको ऐसे प्रिवेंट कर सकता हूँ या डिले कर सकता हूँ उसको, तो वो डॉक्टर फिर आपको सजेशंस बताएगा कि आपका वैल्यू ऑफ बीपी कितना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने होने चाहिए, आपका शुगर लेवल्स कितना होना चाहिए, आपकी कमर का साइज कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हार्ट डिजीज और के हम साथ। इसे इग्नोर करते हैं हम बेसिकली इग्नोर डे करते टू हैं, डे यस लाइफ डेफिनेटली, में। वी जस्ट गो टू शोरूम्स और हमारी 32 से 34, 34 से 36 हमारी पैंट का साइज बढ़ता जाता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं कि बढ़ क्यों रहा है। एज एग्जैक्टली। एज इज नॉट ए फैक्टर कि एज हो गई है तो इसलिए हम वजन बढ़ रहा है हमारा, जैसे हमें बोला जाता है हाँ हाँ हाँ। बट वो ऐसा नहीं है।
डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक की स्टेजेस लोगों ने डिसाइड कर रखी है, आई डोंट नो कि कितना सच है कितना गलत है। 3 स्टेजेस में कहते हैं कि थर्ड हार्ट अटैक इज मेजर हार्ट अटैक, उसके बाद चांसेस नहीं होते इंसान के बचने के। छोटा ये क्या होता है, ये नहीं आपको? देखो रेकरेंट, ये गलत है स्टेजेस एक लेमैन की लैंग्वेजेस में, बट इन मेडिकल टर्म्स एवरी हार्ट अटैक इज ए मेजर वन। देयर इज ओके। नथिंग लाइक माइनर, ऐसा कुछ नहीं माइनर हार्ट अटैक है। आपकी हार्ट में 3 नसें होती हैं, एक नस का आपको हार्ट अटैक पड़ गया तो माइनर कैसे हो सकता, माइनर नहीं हो सकता। बात यह है कि जैसे मैंने बताया, अगर उसकी जीवन शैली अच्छी थी पहले और वो बहुत एक्टिव था और ज़्यादा मोटापा नहीं है उसको, तो ब्लॉकेज आएगी, छोटा सा हल्का सा झटका देके चली जाएगी, डॉक्टर उसको डायग्नोस कर लेगा, दवाई से इलाज हो जाएगा, वो बच जाएगा। अल्टीमेटली जो हार्ट अटैक का असर पड़ता है वो हार्ट के पंपिंग पावर पे पड़ता है। आपको हार्ट अटैक हुआ, पंपिंग पावर, अगर आपको ट्रीटमेंट सही से मिल गया तो पंपिंग पावर आपका सही रहेगा, जिसको हम इको से देखते हैं। इको कार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है, 10 मिनट का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको। अगर एको में आपका हार्ट का फंक्शन 50-55 से ज़्यादा है या 50-55 भी है, तो इसका मतलब आपकी आगे की लाइफ सही चलेगी। तो एक हार्ट अटैक से हार्ट का फंक्शन गिरता है। तो आप दूसरे हार्ट अटैक में आए बिना दवाई खाए या आपने इलाज प्रॉपर पहले हार्ट अटैक में नहीं किया, तो आपका और हार्ट का फंक्शन गिरेगा, तीसरे में और हार्ट का गिरेगा। तो तीसरा इसलिए बोला जाता है कि और मेजर हो गया है, क्योंकि हार्ट का फंक्शन ग्रेजुअली गिरता जाता है। फिर आदमी की जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो ठीक नहीं रहती है पेशेंट की। वो उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, बॉडी में पानी जमना शुरू हो जाएगा, वो बहुत थकना शुरू हो जाएगा, बेड रिडन रहेगा, वो नहीं आ पाएगा, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। और अल्टीमेटली अगर हम प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो थर्ड हार्ट अटैक के बाद इतनी ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं, फिर अल्टीमेटली फिर हमें बहुत मेजर ऑप्शंस लेने पड़ते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी होगी या पेसमेकर्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एडवांस ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं अगर आपने पहला हार्ट अटैक को ठीक से ट्रीट नहीं किया तो। बाईपास सर्जरी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये स्टेप लेने की नौबत क्यों आती है? जस्ट हमने पहले प्रिकॉशन नहीं लिया होता यस। है, या देयर इज अ रीजन कि फर्स्ट टाइम में ही अगर किसी को ट्रिगर होता है ये चीज कि नहीं मुझे आ गया है अब मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फर्स्ट में कराना है, सेकंड कराना है या द एंड करवाना है? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए आप जैसे अगर कोई मरीज हमारे पास आता है चेस्ट पेन के साथ, तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक पेशेंट आता है कि एंजाइना के साथ आ रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है चलने पे, वो एक एंजाइना बोलते हैं। या एक पेशेंट इमरजेंसी में आया हार्ट अटैक के साथ, तो जब इमरजेंसी में पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि एंजियोग्राफी उसी वक्त करके उस ब्लॉकेज को खोल दिया जाए। अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो उसमें स्टेंट डाल दिया, जिसको लेमैन में हम छल्ला बोलते हैं। और अगर हार्ट ब्लॉकेज नहीं, मान लीजिए क्लॉट बना होता है, जो हम स्मोकर्स में देखते हैं, जो यंग लोगों में देखा जा रहा है, यंग लोगों में एक हार्ट अटैक का कारण ये भी है कि स्मोकर्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं, बच्चों में स्मोकिंग बहुत है, स्पेशली फीमेल्स भी स्मोक कर रही हैं। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी एरियाज में जाएंगे तो स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स आर वेरी इट्स वेरी स्मोकिंग टू मच, कॉमन इट्स वेरी नाउअडेज। कॉमन। तो अगर क्लॉट है, केवल थ्रोम्बस बना हुआ है जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, तो वो दवाइयों से ठीक हो जाता है, उसमें स्टेंट डालने की जरूरत नहीं होती, उसको हम क्लॉट को निकाल भी सकते हैं। बट अगर हार्ट ब्लॉकेज है कैल्शियम की, कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें स्टेंट डालना पड़ता है। तो अगर पहला इलाज जो है हार्ट अटैक का तो ये है। बट अगर एंजाइना के साथ कोई मरीज आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम टेस्ट बताते हैं, टीएमटी टेस्ट बताते हैं, स्ट्रेस इको बताते हैं, मशीन पे चलने वाला, जो चल नहीं पाता है उसको हम बताते हैं एक दवाई वाला टेस्ट होता है जिसको डोबुटामिन स्ट्रेस इको बोलते हैं। सारे ओपीडी बेस्ड टेस्ट हैं ये, और 15-20 मिनट के टेस्ट हैं। कई लोगों में हम सीटी स्कैन भी बताते हैं हार्ट का। तो अगर हमें लगता है उसमें ब्लॉकेजेस मेन आर्टरीज में है और ब्लॉकेजेस 3 से ज़्यादा हैं या 4 से ज़्यादा हैं, जिसमें हमें मल्टीपल स्टेंट्स डालने पड़े हैं, और स्पेशली डायबिटीज़ की बैकग्राउंड है, हार्ट का फंक्शन पहले से ही कम है, तो ऐसे केस में जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो बाईपास सर्जरी होता है। हम बताते हैं कि आप बाईपास सर्जरी कराइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा स्टेंट या 4 से, ऐसा नहीं है कि स्टेंट हम और ब्लॉकेजेस में नहीं डाल सकते। कुछ मरीज हैं ऐसे जिनकी सर्जिकल रिस्क बहुत हाई था, जैसे बहुत फ्रेल थे, जो पतले हैं बहुत, और डायबिटीज़ हैं उनको बहुत, जिसकी वजह से एंड ऑर्गन जैसे किडनीज खराब है या कुछ भी, जब हाई रिस्क सर्जरी है, तो उन लोगों में हमने 6-7 स्टेंट्स भी डाले हैं। स्टेज्ड एंजियोप्लास्टी बोलते हैं कि 2 महीने बाद किया, फिर 6 महीने बाद किया, ऐसे करके। तो लेकिन अगर बेस्ट ट्रीटमेंट देखा जाए, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और एक मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट मेन डिजीज, अगर उसमें ब्लॉकेज है तो, और डायबिटीज का बैकग्राउंड है, तो बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो बाईपास सर्जरी रहता है। अब मान लीजिए कोई एल्डरली पेशेंट आता है 80 साल 85 साल का, उसका सर्जिकल रिस्क बहुत हाई है और बहुत थिन है वो, तो हम क्या करते हैं, उसको हम कस्टमाइज कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली ए कस्टमाइज ट्रीटमेंट फॉर एल्डरली। तो आपने क्या किया उसमें, आपने जो उसकी टाइटेस्ट ब्लॉकेज है उसको स्टेंट डाल दिया, बाकी की ब्लॉकेजेस को आपने मेडिसिन पर रख लिया। तो कई कई सारी चीजें होती हैं जो इसमें देखना पड़ता है, तो तो दिस ये इज नॉट रिस्क ट्रू। कितना लेवल रिस्क का होता है इसमें, हाई रिस्क कितना होता है इसमें? बाईपास सर्जरी में, जी। बाईपास सर्जरी आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई। हमारे हॉस्पिटल में देखें, मिनिमल, हमारे सर्जन है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, साइड कट से सर्जरी हो जाती है, जिसमें आप 3 दिन में घर जा सकते हैं। मिनिमल इन्वेजिव, अगर पेशेंट हेल्दी है, तो अगर कर रिस्क सकते नहीं हैं। है इतना? रिस्क है लेकिन उसमें बहुत कम रिस्क है, जैसे 0.1% और ओके। लेस देन 1%।
इट्स नॉट दैट रिस्की। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऑल एक्सेप्टेड ऑल, यू कांट बेसिकली गारंटी या इट, बट ये है कि डेफिनेटली आजकल एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है। हाँ आजकल बहुत, आजकल वो चीज़ नहीं रहेगी कि 6-6 8-8 घंटे सर्जरी चल रही है। हम्म, टोटल आर्टीरियल बाईपास हो रहे हैं। पहले क्या करते थे, बाईपास सर्जरी जब करते थे तो टांगों से नर्स निकालते थे। तो आजकल क्या है कि ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम, रोबोटिक्स भी आ रही हैं। टेक्निक्स ऐसी हैं कि आप केवल आर्टरीज लगाते हैं, वेन्स नहीं लगाते हैं, तो आर्टरीज के ज़्यादा चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे 15-20 साल, 20 साल तक आर्टरीज खराब नहीं होती हैं। वेन्स का कहते हैं कि 5 से 10 साल के बाद खराब हो जाती हैं, स्पेशली डायबिटिक्स में। तो आजकल ऐसे भी ऑप्शंस आ गए हैं कई सारे। तो हमें बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट देखना है, ट्रीटमेंट वाइज से देखना है, बट बाईपास से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सर्जन ने या आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने, फिजिशियन ने एडवाइस किया है कि ये आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, तो आप इसके साथ जाइए। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो सबको पता होना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि बाईपास अगर आपको कोई एडवाइस करता है या कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइस करता है कि स्टेंट डालना है या एंजियोप्लास्टी करनी है, तो आप उनसे पूछिए कि इसका सक्सेस रेट कितना है। और इसमें कॉस्ट इज़ ए डिफरेंट इशू, कॉस्ट सबसे बाद में आती है। पहले हमें ये देखना है कि इसका सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है, ये कितना चलेगा, मेरे को कितने देर तक इसमें फ़ायदा है इसमें, या ये स्टेंट जल्दी बंद हो सकता है, या बाईपास मेरे केस में ज़्यादा कामयाब होगी 15 साल 20 साल के लिए, मेरे को बार बार हॉस्पिटल तो नहीं आना पड़ेगा। ये सब चीज़, रिस्क कितना है मेरे इसमें, मेरी किडनी को कितना रिस्क है, मेरे ब्रेन को कितना रिस्क है, क्योंकि बाईपास सर्जरी में छोटा मोटा स्ट्रोक का रिस्क भी होता है। हाँ, जो लोग डायबिटिक्स हैं, जिनकी गर्दन की नसों में ब्लॉकेजेस है, उनको थोड़ा सा स्ट्रोक रिस्क भी होता है। तो वो सारा सर्जन एक्सप्लेन करता है, एनेस्थेटिस्ट टीम सारी एक्सप्लेन करती है, उसके बाद बाईपास का डिसीजन लिया जाता है। इट्स मैटर टू एज आल्सो ना। यस डेफिनेटली यस। ओके, हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, आपने यहाँ पर चीज बात, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर बात करें तो हमारे दर्शक, हमें पता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अरे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कम हो गया, ध्यान रखना। एग्जैक्टली नहीं पता होता है, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि वो अपना केयर नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल देखो, एक्चुअली। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैट बोल सकते हैं, कि जो ब्लड में हमारे फैट घूम रहा है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और वो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है हमारी जो ऑर्गन्स के लिए, और ये कुछ फंक्शंस के लिए एंजाइम्स बनते हैं उससे। उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है, हमारी नर्व्स के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो कोलेस्ट्रॉल की होती है। हमारा जो नर्व फंक्शन, हमारी मेमोरी, जो ब्रेन फंक्शंस है, जब पुराने लोग बोलते थे आप देसी घी खाइए, आपको आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, वो ये सच बात है। ये सब चीज़ें चाहिए हमें, सैचुरेटेड फैट चाहिए हमें। बट कोलेस्ट्रॉल जब किसी लेवल से ज़्यादा बढ़ने लगता है अपने हमारे ब्लड के अंदर, तो फिर वो नुकसान करता है, वो जमना शुरू कर देता है। आप कोलेस्ट्रॉल खाए जा रहे हैं लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड में जमना शुरू हो जाएगा। टिश्यूज़ के अलावा, टिश्यूज़ को तो चाहिए। तो उस कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू होती है, जो हमारी हम जो उसको बोलते हैं 200 से ज़्यादा, हम बोलते हैं नुकसानदायक होती है। तो वो फिर हम बताते हैं कि उसको लाइफस्टाइल से ठीक करना है या दवाई से ठीक करना है, कैसे करना है। 3 महीने का हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं पहले, फिर दवाई पर डालते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू कितनी थी। अब मान लीजिए, और कोलेस्ट्रॉल एक तरह का नहीं होता है, कई सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसको हम लिपिड प्रोफाइल से देखते हैं। आपने सुना होगा कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होता है, खाली पेट चेक होता है 12 घंटे की फास्टिंग के बाद। इसमें 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एच मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, एच मीन्स हाई, इट शुड बी हाई, तो एच ज़्यादा होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बोलते हैं एलडीएल, तो वो एल से लो होना चाहिए। और एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो 4 तरह के होते हैं। तो फिजिशियन पूरा देखेगा कि भाई आपका किस कंटेक्स्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है और डायबिटीज़ नहीं है और आपकी हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है या जेनेटिक्स नहीं है, तो फिर हम उसको 3 महीने 6 महीने हम मरीज़ को बोलते हैं कि आप पहले अपना एक्सरसाइज कीजिए, वेट कम कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, फिर हम देखेंगे आपको दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है। और अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए उसको हार्ट अटैक हो चुका है पहले और कोलेस्ट्रॉल अभी भी हाई है, या स्टेंट डले हुए हैं, या बाईपास हुई है, तो फिर हम चाहते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल जल्दी से कंट्रोल हो, फिर हम उसको दवाई बताते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। और अगर ये बात बहुत एक्सीड में बढ़ जाती है, तो इसका कुछ और भी रीजन है कि बीमारियां शुगर इसी से स्टार्ट आउट होती है? कोलेस्ट्रॉल से शुगर नहीं शुरू होगी, बट यस, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, एक नॉन डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज वाले का कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, आर्टरीज में जल्दी जमना शुरू हो जाएगा, उस पर कैल्शियम ज़्यादा जल्दी जमना शुरू हो जाएगा। शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों एक साथ मिलकर घातक होंगे ज़्यादा। अगर खाली कोलेस्ट्रॉल है तो वो ज़्यादा घातक नहीं होगा, उसको ट्रीट कर सकते हैं अगर ज़्यादा हाई नहीं है तो। बट डायबिटीज़ जब आती है और कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो फिर हमें उसको राइट अवे दवाई पे डालना पड़ता है। जी, हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो बहुत लोग लेमन लैंग्वेज में बात करें, कहते हैं कि मेल्स को हार्ट अटैक ज्यादा आता है, फीमेल्स को नहीं आता है। तो जेंडर डिफरेंस भी है इसके यस अंदर? डेफिनेटली, पहले जेंडर डिफरेंस होता था कि
बोलते थे कि 55 साल से 45 साल से ऊपर मेल्स को और 55 साल से ऊपर 10 साल का कुछ डिफरेंस होता था कि ओके। 55 साल से ऊपर अगर फीमेल है तो उसको ज़्यादा रिस्क है और 45 साल से ऊपर है तो उसको ज़्यादा रिस्क है, मतलब इतना डिफरेंस होता था 10-15 साल। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इन आवर एमरजेंसीज ओपीडीज, बहुत यंग फीमेल्स आ रही हैं, बहुत यंग औरतें आ रही हैं, और यूजली वो आ रही हैं जो ऑफिस गोइंग है। घर की जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी आती हैं, बट मेनली जो ऑफिस गोइंग है वो ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि एक तो इसके कई रीजंस हैं। वुमेन में जो डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ है, कई सारे कारण हैं उसके। एक कारण ये है कि वुमेन काम कर रही है, ऑफिस भी जा रही है, उसको वो स्ट्रेस भी है, साथ में जो उसकी वो एक्टिविटी होती थी जो घर की, जो आजकल मेड्स ने ले ली है, जो काम करती थी, वो अब नहीं हो रही एक्टिविटी। और खाना बाहर का भी हो रहा है, बाहर तो जाना ही अल्टीमेटली, लोग खाना खाते ही हैं बाहर, काफ़ी फ्रिक्वेंट आउटिंग्स और ईटिंग्स हो गई हैं, तो वो भी बाहर खाया जा रहा है। साथ में वजन बढ़ता जा रहा है, फीमेल्स में बहुत वजन बढ़ता है। पुराने लोगों में वजन था लेकिन वो बहुत एक्टिव थे, बहुत काम करते रहते थे, वो काम हट गया हमसे। फिर स्ट्रेस, सुबह 7 बजे ऑफिस में पहुंचना है, कॉर्पोरेट लाइफ है, फिर आपको 7-8 बजे रात को घर पहुंचते हैं, हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, वजन बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, बीपी बढ़ता जा रहा है स्ट्रेस की वजह से। फिर थायराइड की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं फीमेल्स के अंदर। थायराइड भी अल्टीमेटली क्या करता है, थायराइड की वजह से भी अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड है आपका तो बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अल्टीमेटली उससे भी ब्लॉकेज आ सकती है। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो औरतों में भी अब बीमारी बढ़ती जा रही है, और हम काफ़ी अपनी ओपीडी में यंग फीमेल्स देख रहे हैं। अभी 42 ईयर्स की लेडी, एक हफ्ता पहले ही देखा था, एंजियोग्राफी कहीं से करके आए तो सिवियर ब्लॉकेजेस हैं, उसको बाईपास सर्जरी बताया गया। तो अभी नो एज नो सेक्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस हार्ट डिजीज एक्चुअली। ओके। अगर हम बात करते हैं कि इस डिजीज के बारे में, तो किसी को भी ये हो सकता है, इंक्लूडिंग फीमेल, मेल, गर्ल, चाइल्ड, यस, बॉय, हाँ एवरीवन? बॉयज मैंने जैसे बताया थोड़ा रेयर है, बट अगर बच्चा शुरू से ओबीस है, ओवरवेट है, खाने में ध्यान नहीं रख रहा, अपना बाहर का आइटम ज़्यादा खाता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वजन बढ़ता जा रहा है, तो पहले ब्लड प्रेशर शुरू होगा, कोलेस्ट्रॉल जमेगा, अल्टीमेटली बहुत अर्ली हार्ट डिजीज आएगी। जैसे मैंने बताया कि 18 साल के बच्चे आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ, तो ऐसे नहीं कि 18 साल का बच्चा हार्ट अटैक के साथ आया तो उसको उसी वक्त बीमारी शुरू होगी, नहीं, वो 8 साल पहले जमना शुरू हो गया था कोलेस्ट्रॉल। लाइक यू सेड कि 2 साल के बच्चे के हाँ। बाद मतलब अच्छा यस। होता है कोलेस्ट्रॉल, बट वो आपके लाइफस्टाइल एंड हाँ, ऑल यस, की वजह लाइफस्टाइल से। पर डिपेंड करता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है जो हम्म। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एजिंग का। हम्म। तो उसमें लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल अपना ठीक नहीं रखेंगे तो अर्ली ईयर्स में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस जल्दी आ जाएंगे। अल्टीमेट फिर ये सारा इफेक्ट आपके हार्ट हार्ट पे। पे जाएगा। आपने यहाँ पर एक बात की थी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सर्जरी की, क्या है ये? देखो, दो फील्ड्स होती हैं कार्डियोलॉजी में बेसिकली हार्ट के पेशेंट्स के लिए, एक होती है कार्डियक सर्जरी, एक होती है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, एक होती है नॉन वेजिव या डायग्नोस्टिक कार्डियोलॉजी। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं बेसिकली। तो नॉन वेजिव डायग्नोस्टिक का मतलब हो गया जैसे आप इको कर रहे हैं, स्ट्रेस इकोज कर रहे हैं, आप डायग्नोस कर रहे हैं डिजीज को, सीटी स्कैन एडवाइस कर रहे हैं, एमआरआईज कर रहे हैं हार्ट के, तो एक डायग्नोस्टिक कार्डियोलॉजी होगी। एक होती है नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो आप पूछ रहे हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मतलब कैथीटर ट्रीटमेंट, मतलब नॉन कट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम चेस्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, ओके। हम कट नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, वायर के थ्रू एक तो एंजियोग्राफी कर रहे हैं जो 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 बेसिकली हमें बताएगी कि कितनी ब्लॉकेजेस हैं हार्ट के अंदर। दूसरा, हम स्टेंट्स डाल रहे हैं थ्रू फेमरल आर्टरी, जो हम बोलते हैं लेग के थ्रू डालते हैं या हाथ के थ्रू डालते हैं। तो ओके। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, हम लोग रेडियल ज़्यादा करते हैं, हाथ के थ्रू करते हैं, और डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, आप सुबह आइए शाम को एंजियोग्राफी करा के चले जाइए। तो इसको बोलते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जैसे पेस मेकर लगाना, मिनिमल इंसिजन कट करके जिनको हार्ट ब्लॉक्स होते हैं हम पेस मेकर लगाते हैं, तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। आजकल हम लोग वेल्व्स भी चेंज कर रहे हैं जिसको हम टैवर बोलते हैं, TAVI। एओर्टिक वेल्व जैसे ओल्ड एजेस में बंद हो जाती है एल्डरली पीपल में, तो पहले कट सर्जरी होती थी, बट अब अगर पेशेंट क्योंकि बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, अगर इफ पेशेंट कैन अफोर्ड और उसकी एनाटमी अच्छी है, उस सुटेबल है, तो फिर हम लोग टैवर भी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं टैवी बोलते हैं। हम फेमरल आर्टरी के थ्रू, लेग के थ्रू ही वेल चेंज कर देते हैं, देयर इज नो नीड टू कट ओपन द हार्ट, वॉल कट चेंज ओपन होगा। द चेस्ट, यस, वेल चेंज कर देते हैं। तो दिस इज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। एंड सर्जिकल कार्डियोलॉजी इज बेसिकली व्हाट वी कॉल कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जरी, जो ओपन करके जिसको हम बाईपास करना बोलते हैं या वेल चेंज करना बोलते हैं, दिस इज कार्डियक सर्जरी। ओके। हम जब आपने बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई और जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां आप वर्किंग है इस वक्त, वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो ऐसी कौन कौन सी और टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे दर्शकों को नहीं पता, और हार्ट डिजीज जब उनको होता है तो लैक ऑफ अवेयरनेस, वो उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाते? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे जो रियल एडवांसमेंट है, एक तो डायग्नोस्टिक्स में तो है ही, डायग्नोस्टिक कार्डियोलॉजी बहुत एडवांस हुई है। इतने अच्छे CT स्कैन्स अवेलेबल हैं जो माइनर से माइनर ब्लॉकेजेस बता सकते हैं। हमारे 3D एकोज हैं जो बेसिकली हम लोग करते हैं वहाँ पे, काफ़ी पहले 2D एकोज होते थे, तो 3D एकोज है, हम 3D से देख सकते हैं, 4D एकोज है।
दूसरा हमारी जो असली एडवांसमेंट हुई है वो स्टेंट्स में हुई है। एंजियोग्राफी एक मिनिमल इन्वेजिव सा हो गया, रेडियल से कीजिए, हाथ से कीजिए आर्टरी से एंजियोग्राफी और 4 घंटे बाद घर भेज दिए, ये एडवांसमेंट है। फिर एक स्टेंट्स में जो हुआ है, पहले जो स्टेंट्स आते थे, पहले आते थे बेयर मेटल जिस पे दवाई नहीं लगी होती थी, अब मेडिकेटेड स्टेंट्स हैं और थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन स्टेंट्स हैं। तो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन स्टेंट्स जो है उनके ब्लॉकेज होने के, रीब्लॉकेज होने के चांसेस वो लेस देन 1% है, लेस देन 2% है। जो पहले के स्टेंट्स होते थे उनके ब्लॉकेज होने के चांसेस 5 to 10% होते थे, और उससे पुराने तो अराउंड 20% चांसेस होते थे। तो एक तो क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स, दूसरा हमारा जो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ है उसमें, और साथ में जो ईज़ ऑफ ऑपरेशन है। इतने अच्छे कैथेटर्स, पतले कैथेटर्स आ गए कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, स्टेंट्स की लाइफ ज़्यादा है, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई है जिससे आपकी स्टेंट के लंबा चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर्जिकल में मैंने आपको बताया कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हो रही हैं, जो साइड कट करके आप, सेंट्रल चेस्ट की ज़रूरत नहीं है कॉस्मेटिक पर्पज से भी, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो होता है हॉस्पिटल में वो बहुत कम हो गया है। तो रियल एडवांसमेंट्स हुई हैं। सबसे जो बड़ी एडवांसमेंट है वो ये है, जहाँ अगर हम वेल्व्स अब बिना ओपन करे चेंज कर रहे हैं, जो एओर्टिक वाल्व होती है वो हम टांग के रास्ते के थ्रू जाके उसको हम चेंज कर सकते हैं। 2 घंटे का प्रोसीजर है, एंड पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज द अदर डे, और सेकंड डे पे आप डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट। ये हार्ट का हम जब बात करें, ये नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें या कुछ साल हम पहले जाए तो हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते थे तो बहुत ही दिक्कत वाली चीजें होती थी। आज भी वो सेम कंडीशन है? अगर देखिए वही वही बात, अगर आपने इग्नोर किया, आप बार बार हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन असली इलाज जो डॉक्टर ने बताया आपको ब्लॉकेजेस ओपन करने का अगर ज़रूरत है तो वो नहीं कराया आपने, खाली दवाइयों पे चल रहे हैं, या आप कोई जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हेल्प नहीं करती है, डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट मेडिकेशंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप वो प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे हैं तो आप हार्ट अटैक में जाएंगे बार बार, उससे हार्ट का फंक्शन गिर जाएगा, हार्ट फेलियर आ जाएगा। और जब हार्ट फेलियर आ जाता है, हार्ट का फंक्शन 30 से नीचे या 25 से नीचे हो जाता है, तो यूजली ब्लॉकेजेस खोलने से हार्ट का फंक्शन नहीं बढ़ता है। हम कह सकते तो हैं कि फिर हम उस स्टेजेस में जब दवाइयाँ फेल हो जाती हैं तो हम फिर सबसे पहले कुछ पेसमेकर्स बताते हैं, फिर कार्डियक ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है कि एंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज हार्ट फेलियर, फिर हमें क्या करना है, उसको हार्ट को रिप्लेस करना है किसी दूसरे डोनर से। और नहीं तो आजकल हम हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट्स आ गए हैं जिसको हम हार्ट मेड बोलते हैं। एक डिवाइस होते हैं जो बेसिकली हार्ट में लगा दिया जाता है, कैनुला होता है, उससे वो पंप करता रहता है, एक मशीन होती है जो बैटरी से चार्ज होती रहती है, वो चलता रहता है एक जनरेटर की तरह। आर्टिफिशियल हार्ट पेशेंट साथ लेके चल सकता है, बट ये सारे के सारे बड़े कॉस्टली ट्रीटमेंट्स हैं। तो हमें, अगर हम प्रिवेंशन वाली स्टेप पे काम करें जो प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे कॉस्टली हैं, सारे कम्बरसम प्रोसीजर्स हैं, और इसका ज़्यादा वो भी नहीं है। जैसे आपने आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया तो ये देखा गया है कि यूजली 8 से 10 साल तक चल जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की भी एक वो होती है कि भी 5 साल बाद, 7 साल बाद, इतना लॉन्जिविटी देखी गई उसके बाद। ऐसा नहीं कि दीज आर ऑल वेरी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स। लॉन्ग टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट? इज ओनली प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर, यू नो। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक्स।